नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लेगा आरजे तेरे और मैं हूं धर्मपाल लेगा। और आज हम पहुंचे हैं श्री दुर्गा जोहर डावला बिश्नोई मंदिर, जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर और डावला बिश्नोई मंदिर समिति के तत्वावधान में आयोजित जामानी संस्कार शिविर में। और हमारा आज परम सौभाग्य है कि हमारे साथ आज दिल्ली से पधारे आर के बिश्नोई जी शामिल हैं। और आप एक ख्याति लब्ध पर्यावरणविद हैं, तो सर आपका स्वागत है। नाम प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद जी लेगा साहब, धन्यवाद जी। और आर के बिश्नोई जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं, पहले तो आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद हम पर्यावरणविद जो शब्द हमने प्रयोग किया है उस पर आप प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद जी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार बिश्नोई है, शॉर्ट में मुझे आर के बिश्नोई कहते हैं। मेरा गांव सरदारपुरा लाडना है और मैं कड़वासरा गोत्र से हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूं। मैं डीएलएफ का, वेव ग्रुप का, भारतीय का वाइस प्रेसिडेंट रहा और विदेशों में भी मैंने 18 साल नौकरी करी एज ए डिज़ाइन मैनेजर, एज ए चीफ इंजीनियर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, अलग अलग जगहों पे, दुबई में, सऊदी में, ओमान में। और मैं अखिल भारतीय जो बिश्नोई जीव रक्षा, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा है, उसका मैं दिल्ली प्रांत का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और विद्या भारती का मैं दिल्ली प्रांत का पर्यावरण प्रमुख हूँ और जो पर्यावरण गतिविधि है उसका मैं जनसंपर्क प्रमुख हूँ। और मैं अकादमी का कोषाध्यक्ष रहा भूतपूर्व और अभी मैं अकादमी में सदस्य के रूप में अपनी सेवा देता हूँ। पर्यावरण में मेरी रुचि है, इसलिए मैं पर्यावरण विषय को ज़्यादा चुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हमने आपका जो है उद्बोधन सुना, आपने बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया। बहुत शुरुआती पर्यावरण की डेफिनेशन से लेकर के बहुत विस्तार तक आप गए, मतलब पंच भौतिक तत्वों की बात आप कर रहे थे। तो सर आप मतलब सिविल इंजीनियर के तौर पर रहे, तो बतौर इंजीनियर पर्यावरण की फील्ड में आपका आगमन और फिर इस मुहिम में आपका ये प्रचार प्रसार में योगदान, ये प्रेरणा कहाँ से रही? मेरा अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैसे तो बिश्नोई घर में जन्म लेने से ही, जन्म से ही हम पर्यावृत हो जाते हैं। पर्यावरण की घुट्टी हमें शुरू बचपन में दे दी जाती है शब्दों के द्वारा, गुरु जाम्बू जी की शिक्षाओं के द्वारा। और किसान के बेटे होने के नाते हम पर्यावरण से, खेतों से हमारा जुड़ाव रहता ही है, प्रकृति से, तो हमें प्रेरणा वहीं से मिलती है। फिर जो गुरु जाम्बू जी की शिक्षाओं पे चलते हुए हमारे जो बिश्नोई बलिदान हुए पेड़ों की रक्षा के लिए, वन्य की रक्षा के लिए, तो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे वो हैं। इसलिए हम उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। हाँ सर, अभी जैसे 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये तो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर है। तो जो जामानी परंपरा है, वहाँ की जो विरासत है उसके बारे में बताइए आप। देखिए, पर्यावरण दिवस वैसे तो देखा जाए तो ठीक है, कोई भी दिवस होता है वो याद दिलाने के लिए होता है और उस विषय के विशेषज्ञ से जानकारी लेने के लिए होता है। लेकिन एक बिश्नोई होने के नाते हमें तो 365 दिन ही पर्यावरण दिवस हमें मनाना पड़ता है और मनाना भी चाहिए। और 5 जून तो वैसे भी वो एक विदेशी तारीख है और वहाँ के हिसाब से होता होगा। यहाँ तो अभी उस सीज़न में हम ना तो कोई पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लेकिन हम ये क्या करते हैं फिर उसको सम्मान करते हुए हम इस समय बीजों से, बीजारोपण से पौधारोपण करते हैं। तो इस सीज़न में हम बीज लगाते हैं ताकि वो पौधे के रूप में हो, तो जब जुलाई अगस्त में जब बारिश का सीज़न हो तब हम उनको ज़मीन पे लगा जाए। तो पर्यावरण का तो देखो जी, हर एक का ये धर्म है, पर्यावरण के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो हमें किसी दिवस पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारा मनुष्य के नाते हमारा कर्तव्य बनता है पर्यावरण के प्रति हमें हर काम करने का, या पर्यावरण के बारे में ज्ञान है उसको बांटने का, ये हमारा सभी मनुष्य का कर्तव्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक फरमा रहे हैं आपकी। दिवस विशेष ठीक है कि किसी मतलब जो है याद के लिए हो सकता है, बाकी प्रासंगिकता है कि 365 दिन हर प्राणी है वो उस फील्ड में काम करे। तो सर अभी हम देखते हैं, कई बार खबरों में सुनते हैं कि दिल्ली जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ की एयर क्वालिटी को लेकर के बड़े सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसे में आपकी मुहिम, आपके द्वारा चलाए जा रहे जो अभियान है, उसमें ग्राउंड लेवल पर मतलब अभी एट प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? बिल्कुल सही कहा। देखिए, बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे रोज़गार के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो भी ज़रूरी है, जीवन में विकास करना भी ज़रूरी है। लेकिन फिर उसके साथ साथ, विकास के साथ ये विनाश वाली समस्याएं शुरू हो जाती है। तो वहाँ प्रदूषण की हालत ख़राब ही है और इसलिए ख़राब है कि बहुत ज़्यादा व्हीकल है वहाँ पे, गाड़ियाँ बहुत है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बहुत है, प्रदूषण हवा का और का रहता है और आसपास के वातावरण का भी वहाँ पे असर पड़ता है।
तो उसको देखते हुए कोशिश सरकार की तरफ से भी जारी होती है और जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा भी जारी होती है। मैं वहाँ पर्यावरण गतिविधि का कचरा प्रबंधन प्रमुख था दिल्ली प्रांत का, तो हमारे यही उद्देश्य रहता था कि हम कचरे को सेग्रीगेट करें, कचरे को गीले सूखे को अलग अलग करें और कचरे को रिसाइकल करें। तो हमारा अभियान, क्योंकि कचरा जितना बाहर हम फेंकते हैं उसी से ही ज़्यादा गंदगी फैलती है, फिर आसपास की सफाई रखी जाए। तो हम अभियान चलाते हैं संस्थाओं के साथ मिलके, वहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है उनके साथ मिलके, उनके यहाँ वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे गीले कचरे से आप खाद बना सकते हो, उस खाद से आप अपने पौधे पैदा कर सकते हो, घर में पौधे लगा सकते हो। उन पौधों के लगने से भी हम वातावरण को शुद्ध करने में हम सहयोग देते हैं और कचरा नहीं फैले उसमें भी हम सहयोग करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्तर पे अपना प्रयास करता है। बिल्कुल सर, प्रयास तो रहता है, पर एक चीज़ ऐसे देखो, अभी हम बात करें जैसे जहाँ तक प्लास्टिक प्रबंधन की बात है, तो प्लास्टिक का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा है हर फील्ड के अंदर, चाहे प्लास्टिक बॉटल हो या और चीज़ें हैं। हाँ। तो उनको लेकर के आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लास्टिक, जहाँ तक प्रॉब्लम प्लास्टिक की नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक जो खुद एक बाई प्रोडक्ट है, जब पेट्रोलियम निकलता है तो उस पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट प्लास्टिक निकलता है, तो प्लास्टिक तो पैदा होगा, उसको ऐसा नहीं कि पैदा नहीं किया जा सकता है। उसको सिर्फ उसका एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक है वो रीयूज नहीं हो सकता है, रिसाइकल नहीं हो सकता है। बाकी जितना भी प्लास्टिक है वो सारा का सारा रिसाइकल होता है, बार बार काम में आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिंगल यूज प्लास्टिक से, प्रॉब्लम है उस प्लास्टिक से जो हम फेंक देते हैं। अगर हम प्लास्टिक को कबाड़ी को दें तो वो रिसाइकल हो जाता है, उसका फिर दोबारा बन जाता है। देखो, बिना प्लास्टिक भी गुजारा होता नहीं है, जितने भी हमारे उपकरण है, यंत्र है, फर्नीचर है, इवन मेडिकल के भी हमारे इंजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई है। तो प्रॉब्लम प्लास्टिक की नहीं है, प्रॉब्लम प्लास्टिक के कचरे की है। तो कचरा को जो है उसको अगर हम फेंके नहीं, फेंकने की बजाय रिसाइकिल करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसमें सर एक मैंने देखा है कि मुक्तिधाम मुकाम के अंदर एक खम्मूराम जी बिश्नोई है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद हैं, तो उनकी टीम एक कोशिश करके, उनकी एक संस्था है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, कचरा है, उसको बीनते हैं। तो इसके बारे में आम जो नागरिक है हमारे देश का वो अवेयर हो, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, खम्बूराम जी का भी यही प्रयास है। उनका ये अकेला ये प्रयास नहीं है कि भी मुकाम के अंदर कचरा हट जाए। उनका संदेश ये है कि लोग देखें कि ये कचरा क्यों बिन रहा है, इसका नुकसान क्या है, इसको अलग करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। तो वो ये संदेश देने के लिए लोगों को ये प्रेरणा दे करते हैं। तो संदेश बिश्नोई होने के नाते हमें, हर एक बिश्नोई का ये फ़र्ज़ बनता है कि पर्यावरण जो है वो अकेला कोई हिरण और खेजड़ी तक सीमित नहीं है, पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है। तो अगर हम वैसे खेजड़ी की रक्षा करते हैं, हिरण की रक्षा करते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो वही प्लास्टिक उसको गाय खाती है, मर जाती है। वही प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक के रूप में पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। माइक्रो प्लास्टिक से हमें कैंसर हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा इस स्तर पे आना पड़ेगा कि पर्यावरण को पूरे को पहचानना पड़ेगा। छोटे छोटे चीज़ों से भी पर्यावरण की रक्षा हम कर सकते हैं, तो अकेला हमें बंद के नहीं रहना है। तो उनका प्रयास अच्छा है और हमें उससे सबक लेना चाहिए। हर एक बिश्नोई को ये प्रण लेना चाहिए कि जैसे आज यहाँ भी मैंने देखा कि थोड़ा जो कोई सिंगल यूज प्लास्टिक को वो बर्तन वगैरह या उसमें दे रहे हैं, वो चम्मच वगैरह, तो हमें हमारी संस्थाओं को हमारे आयोजनों में बिल्कुल ही प्लास्टिक मुक्त आयोजन होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी डिस्पोजेबल वाली गिलास इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, डिस्पोजेबल वाली प्लेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल हमारी स्टील की प्लेटें हैं, स्टील के हमारे गिलास हैं, तांबे के लोटे हैं, उनका ही प्रयोग करना चाहिए। हम कोई भी चीज़ खरीदें उसके अंदर देखें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया हो, या कम से कम उसकी जो पैकिंग है वो उसमें प्लास्टिक ना हो। तो हमें ये अपने आप को, हर एक बिश्नोई को एक पर्याविद बन के दूसरे लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भी इसमें खासियत क्या है। तभी हम उसकी शिक्षा लोगों को दे सकते हैं, जब हम खुद उसका पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल। आगे सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुरु जम्बेश्वर भगवान, जिनके बारे में आता है कि वो पहले वैज्ञानिक संत थे और पर्यावरण के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत पहले ये बात कह दी थी। तो जैसा आप बोल रहे थे कि हमें जन्म घुट्टी के रूप में बताया जाता है पर्यावरण के बारे में, तो हम आपसे चाहेंगे कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, हर एक व्यक्ति है वो पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व है उसका सही ढंग से निर्वहन करें, तो उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जामोद जी ने भी कहा है कि पहले क्रिया आप कमाइए तो राने फरमाइए। अगर हम पर्यावरण की बात सिर्फ भाषणों से करेंगे तो काम नहीं चलेगा।
हमारी अपनी जीवन शैली में उसको डालना पड़ेगा। उस डालने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ये जानते नहीं है कि हम जो प्लास्टिक बाहर फेंक देते हैं उसका नुकसान क्या है, उसका कितना गहरा नुकसान है। तो हमें उसको पहले विषय को समझना पड़ेगा और इस विषय को समझ के फिर हमें पहले अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, अपनी दैनिक दिनचर्या में ढालना पड़ेगा। तभी जैसे मैं विद्या भारती में हूँ तो विद्या भारती में हम विद्या भारती जो विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं उनको हम ये चीज़ सिखाते हैं उनके विद्यालयों में, और उनके उनके जीवन में भी वो ये सिखाते हैं कि आप अपना जीवन शैली में कैसे हो। तो वो बड़े आसान तरीके हैं। हम बड़ी बड़ी बातें ना करके बच्चों के लेवल पे छोटी छोटी बातें करके अगर करें, हर आदमी अपने स्तर पे वो पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि वो कम से कम डिस्पोजेबल सिंगल प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, कम से कम उन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें जो प्रकृति को नुकसान करके पैदा की गई हों। जैसे चमड़े की वस्तुएं, हमें चमड़े की वस्तुएं बिश्नोई होने के नाते हमें चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट, चमड़े के बैग, चमड़े के बटुए हमें प्रयोग में नहीं करने चाहिए। क्यों? पहले तो जो पशु मरते थे उनके चमड़े से बनाया जाता था, आजकल लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके लिए पशुओं को मारा जाता है। तो हम एक तरफ हम पर्यावरण की बातें करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम हमारे अपने जीवन शैली में अगर पर्यावरण को नहीं डालते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे छोटे हैं कदम, जैसे हम कम पानी का इस्तेमाल करें, हम पानी को गिलास से पीने के बजाय लोटे से प्रयोग करें। जैसे हम दिल्ली में ये प्रचार करते हैं कि हमारे घर में जब मेहमान आता है तो हमें उसको पूरा गिलास भर के नहीं देना चाहिए। क्यों? कोई घर से पानी पी के आया होता है, कोई चाय पी के आया होता है, वो कोई पानी पीता नहीं है, कोई मुंह में जूठा लगा के छोड़ देता है। बाद में हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी गिलास जूठी है कौन सी नहीं जूठी है। फिर वो पूरा का पानी सिंक में हम डाल देते हैं और फिर उन गिलासों को धोने के लिए और पानी खराब होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका हमारा प्राचीन तरीका है जो लोटे वाला तरीका, जो खम्बूराम जी भी जिसका प्रचार करते हैं कि हम लोटे से पानी पिएं तो कोई गिलास खराब नहीं होगी, गिलास जूठी नहीं होगी, पानी की बचत होगी। ऐसे हम कर सकते हैं। जब ब्रश करते हैं तब हम टूटी को खोल के ब्रश ना करें। हम गाड़ी को धोते हैं तो पानी से ना धोएं, हम उसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लें। ऐसे ही घर में खुले पानी से सफाई की बजाय हम पोछे से साफ़ कर लें, कम पानी से नहा लें। तो बहुत तरीके हैं। जो लीकेज कोई थोड़ी बहुत हो रही है उसको हम ठीक करें, बारिश के पानी को इकट्ठा करें, उसको इस्तेमाल में लाएं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हम अपने जीवन शैली में ढाल के हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा है सर। जल संरक्षण के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बात ये है सर, आज केवल जो है जल की बात नहीं है, मृदा भी जो है वो प्रदूषित हो रही है। बिल्कुल तो सही। सॉइल जो है वो पोल्यूटेड ना हो और एक मतलब अच्छा अनाज मिले, हर प्रकार की चीजें मिले, तो रासायनिक उर्वरक मुक्त जो है खेती हो, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मिट्टी है, जिस रूप में मिट्टी है, उस मिट्टी को बनने में अरबों खरबों साल लगे। ये इस तरह से नहीं थी। इस मिट्टी को बनने में अरबों खरबों साल लगे हैं और ये मिट्टी दिनों दिन कम होती जा रही है। क्यों? हम धरती माता पे हम बिल्डिंगें, मकान, फैक्ट्रियाँ, सड़कें ये बना के उसको कवर करते जा रहे हैं। जो एग्रीकल्चर की जो हमारी अच्छी भूमि थी उसको भी हम इंडस्ट्री भूमि बनाते जा रहे हैं, तो मिट्टी दिनों दिन कम होती जा रही है। तो और जो थोड़ी बहुत बची है उसको भी हम मलबे से ढक रहे हैं, उसके अंदर भी गंदा केमिकल पानी डाल रहे हैं, केमिकल वाली चीज़ें डाल रहे हैं। उस धरती को हम बांझ बना रहे हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस मिट्टी को बचा के रखें। हम एक उसमें मलबा नहीं डालें, कूड़ा नहीं डालें, रसायन उसमें नहीं डालें। दूसरा तरीका मैं जो बताता हूँ कि हम जैसे जो हमारा किचन वेस्ट होता है उसको फेंकने के बजाय उससे हम खाद बनाएं। जो पेड़ के पत्ते होते हैं, जो फसल के अवशेष होते हैं, उनसे हम खाद बनाएं। वो खाद एक मिट्टी का काम करती है। अब मिट्टी को उस तरीके से हम पैदा कर सकते हैं। वैसे मिट्टी कोई भी पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि इस मिट्टी को पैदा करने में खरबों साल लगे, लेकिन खाद का एक तरीका ऐसा है जिससे हम मिट्टी को पैदा कर सकते हैं। और बिश्नोई होने के नाते हमें बिल्कुल जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी चाहिए। झामोजी ने अपने शब्दों में उस शब्दों उसको उत्तम खेती कहा है। वो खेती है जिसमें किसी जीव की हिंसा ना हो, जिसकी प्रयोग, तभी तो हमारे यहाँ अमावस को खेत में हल नहीं जोता जाता है। क्यों? उस दिन कोई न कोई जीव जंतु मरता है और पेड़ों को हमारे काटा नहीं जाता है क्योंकि उससे भी जीव की हत्या होती है। पानी को भी हम छान के इसीलिए पीते हैं कि जीव की हत्या ना हो। तो बिल्कुल रसायन के द्वारा हम कितने भी बिश्नोई हैं और हम कितने भी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अगर खेत में हम रासायनिक जहरों से हम जीवों को, कीटों को मारते हैं तो वो भी एक हत्या है। तो एक बिश्नोई होने के नाते तो हमें बिल्कुल जैविक खेती करना चाहिए, हिंसा रहित खेती करनी चाहिए जिसमें कोई हिंसा ना हो। तो ये हमारा धर्म भी है। तो सर अभी अपन देख पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है एट प्रेजेंट, तो उसमें मतलब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो, ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पिछले कई सालों से टेम्परेचर बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में ये 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लोग तो ये कहते हैं, वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि आगे वाले 50 सालों में ये 4-5 डिग्री बढ़ जाएगा। जब 4-5 डिग्री बढ़ जाएगा तो बहुत सारे जीव वैसे ही मर जाएंगे, हिरण भी खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। और इस ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान ये क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती पे बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है। और ये जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जितने भी व्हीकल बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ रही है, एसी बढ़ रहे हैं, उधर पेड़ों की संख्या कम हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, उस सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को ये समझना चाहिए। इससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा, समुद्र का लेवल जब बढ़ेगा तो आसपास के शहर भी डूब जाएंगे, बहुत बड़ा इसमें नुकसान होने वाला है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपकी चिंता से सर मैं अभी जस्ट अभी आपने कहा कि ये वीडियो शूट करने के लिए हमें प्रकृति की गोद में करना है, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाए। तो मेरे को आप ये बताएं थोड़ा कि सर अभी पीछे मैंने देखा कि 2 फरवरी को बीकानेर में खेजड़ी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो खेजड़ी पेड़ को लेकर के बिश्नोई समाज यानी जीव दया पालनी और रूख लीलो नहीं गावे, इस पर ज्यादा रहते हैं। तो खेजड़ी और हिरण के प्रति विशेष लगाव का क्या कारण है? देखिए, वैसे तो गुरु जांगो जी ने हर एक वनस्पति में अपना निवास बताया था, वो खुद कंकड़ी के नीचे रहते थे। लेकिन मरुस्थलीय परिस्थिति में जो सबसे ज़्यादा पेड़ होता है वो खेजड़ी का पेड़ होता है। वो गर्मी को सहन कर सकता है, उसकी जड़ें 100 फुट तक गहरी चली जाती है और वहाँ से वो पानी सोख के अपना जिंदा रहती है। और जिस समय बिल्कुल गर्म होता है उस समय एक खेजड़ी का पेड़ होता है जो जीवों को आश्रय देता है। और ऐसे ही वन्य जीवों की बात करें तो हमारे यहाँ रेगिस्तान में वन्य जीव जो है वो हिरण ज़्यादा है। तो हमारे आसपास भी बिश्नोई जो है वो खेतों ढाणियों में रहने वाले किसान वर्ग के लोग हैं। तो हमारे खेतों में भी खेजड़ी होती है, गांव में भी खेजड़ी होती है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे आसपास चीज़ होती है उससे हमें लगाव हो जाता है। खेजड़ी काम भी बहुत आती है, उसके सांगरी बड़ी अच्छी सब्जी बनती है। किसी ज़माने में छपनिया काल पड़ा था तो खेजड़ी के जो छिलके थे उनको पीस के रोटी बना के लोगों ने अपनी जानें बचाई थी। और इसीलिए थोड़ा हमारा लगाव उससे ज़्यादा है। दूसरा लगाव खेजड़ी का इसलिए ज़्यादा है कि हमारे बिश्नोइयों ने उसके लिए बलिदान बहुत दिए थे। सबसे बड़ा बलिदान तो 363 बिश्नोइयों का जो हुआ था संवत 1787 में जो हुआ था, वो सबसे बड़ा खेजड़ी बलिदान था। उससे पहले भी कई बलिदान हुए, कर्मागोरी का हुआ है, रामासड़ी का हुआ है, गांव में कई जगह हुआ है। लेकिन इस वजह से हमारी समाज की थोड़ी भावना उससे जुड़ती है। फिर हमारा राजस्थान का ये राज्य वृक्ष भी है, इसलिए भी हमारी इससे जुड़ती है। और मुझे भी इस पेड़ से ज़्यादा लगाव, मैं दुबई में इतने साल क्यों रह पाया कि ये दुबई का राष्ट्रीय वृक्ष है। अच्छा। खेजड़ी वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, घाव के नाम से जाना जाता है। हमारे जैसी वहाँ परिस्थिति है, ऐसी पेड़ पौधे, ऐसी ज़मीन है, इसलिए मेरा मन भी वहाँ बहुत लगा। और हिरण का भी जैसे मैंने बताया कि एक शर्मीला जीव होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत ही भोला भाला अच्छा जीव होता है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो उससे लगाव होना एक निश्चित तौर पे, और वो शाकाहारी होता है तो विष्णुई शाकाहारी होने के नाते शाकाहारी जीव से उनका लगाव हो ही जाता है। और हमारे इलाके में जी ये ज़्यादा पाया जाता है, जनसंख्या इसकी ज़्यादा होती है। और दोनों का आपस में तालमेल तो इसलिए है कि दोनों बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, जाम्बू जी ने भी जो जीव दया पालने रूख लीलो नहीं गावे, जीवों का और पेड़ों का दोनों नियमों से उन्होंने रिश्ता बताया है। और यही रिश्ता बायोडाइवर्सिटी का है, और यही रिश्ता खेजड़ी और हिरण का भी है। अब हिरण है वो खेजड़ी के खोखे खाता है, खेजड़ी के पत्ते खाता है। और हिरण क्या करता है, खेजड़ी के खोखे खाता है, उनके बीज भी साथ चले जाते हैं। तो वो जहाँ जाके अपनी मींगनी करता है तो खेजड़ी के बीज वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ खेजड़ी लग जाती है। तो खेजड़ी और हिरण दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए दोनों का अच्छा रिश्ता है। ठीक है, यानी हिरण जो है वो खेजड़ी के बीजों को जब खाता है तो यानी एक तरह से खेजड़ी वृक्ष का वो स्प्रेडर है, बिल्कुल बिल्कुल फैलाता है। सीधी सी बात है कि किसी भी वृक्ष के नीचे सारे उस वृक्ष पैदा नहीं हो सकते हैं। तो प्रकृति ने अलग अलग तरीके बनाए होते हैं उस बीज को बखेरने के, कोई हवा से, कोई जानवरों से, कोई किसी तरीके से। तो खेजड़ी का जो बीज है वो हिरण के द्वारा फैला जाता है। वैसे तो खेजड़ी का खोखा जब जमीन पे गिरता है तो वो
थोड़े दिनों में उसमें घुन लग जाता है, वो मतलब ख़राब हो जाता है। लेकिन जब उसको हिरण खाता है तो वो उसके पेट में चला जाता है। उसके पेट में जो एंजाइम होते हैं वो उसका बीज का संरक्षण भी करते हैं और उस बीज को पनपने के लिए भी उसको भोजन प्रदान करते हैं, उसकी रिएक्शन प्रदान करते हैं। तो सीधा खेजड़ी का बीज लगाओगे तो उसमें कामयाबी कम मिलेगी, लेकिन हिरण की मींगनी के साथ अगर बीज गया है तो वो जल्दी लग जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो हिरण बहुत मदद करता है। बिल्कुल सर, आपने यहाँ डावना में देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में हिरण है। यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है हाँ जी। और बहुत बढ़िया है। मतलब आसपास के क्षेत्रों से जो घायल हिरण आते हैं उनका यहाँ पर संरक्षण हो रहा है। तो सर, पर्यावरण को लेकर के आप जैसे जागरूक जो नागरिक हैं उनकी चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है। और आप सर ये बताएं कि अभी वर्तमान दौर में जिस तरीके से विकास के नाम पर अंधाधुंध जो दोहन हो रहा है पेड़ों का, रियल अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए मतलब किस लेवल पर क्या प्रयास होने चाहिए? देखिए, प्रयास तो सभी लेवल पे होने चाहिए, सरकारों के लेवल पे होने चाहिए। सरकार कई बार नहीं करती है, उसके कर्मचारी, सरकार की पॉलिसी सही होती है, नियम सही होते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। सरकार में नियम है कि बिना परमिशन के आप पेड़ नहीं काट सकते। जब परमिशन आप लेने जाओगे तब आपको पूरे कारण उसके बताने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ बिना पेड़ों की बिना परमिशन के पेड़ कट रहे हैं। कट क्यों रहे हैं? कि उनकी गिनती नहीं हुई है, उनकी संख्या नहीं है। अगर गिनती हो, उसका नंबरिंग हो। यही पेड़ दुबई के अंदर है, उसको काटने के 10,000 दिरहम फाइन है, यानी 2 लाख रुपया उसका जुर्माना है अगर उस एक पेड़ का काटने का। वहाँ तो काटने की छोड़ो, आप छंगाई नहीं कर सकते। उन पेड़ों को छांगना भी, आप आम आदमी छांग नहीं सकता है उनको। तो ऐसे ही सरकार के नियम भी सख्त होने चाहिए, और सख्त होने चाहिए। बहुत पुराने नियम बने हुए, जैसे खेजड़ी को काटने का जुर्माना 100 रुपया था। पहले तो और कम था, अभी 100 रुपया, अभी 1000 रुपया भी अगर कर देंगे तो भी वो बहुत ही कम रहेगा। तो इनको नियमों को एक तो बदलाव होता रहना चाहिए, फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन हम अकेले सरकारों के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी होती है, उन्होंने अपने टारगेट बनाए होते हैं। संख्या बढ़ रही है, उस संख्या के हिसाब से उनको लोगों के लिए घर भी बनाने हैं, शहर भी बसाने हैं, उसके लिए सड़कें भी बनानी हैं, उसके लिए उद्योग भी लगाने हैं। तो उनकी अपनी एक मजबूरी है। विकास तो देखो करना चाहिए, लेकिन विकास सस्टेनेबल होना चाहिए। विकास जो है वो विनाश के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसके लिए तरीके ये है कि सरकार भी थोड़ा ध्यान दे। सरकार अगर कहीं लापरवाही करती है, जो एनजीओ हैं, जो संस्थाएं बनी हुई है, वो भी उसका ध्यान रखें। और मैं तो कहता हूँ हर आदमी, अब बिश्नोई कम से कम अपने आप में एक संस्था होता है, तो उसको देखना चाहिए भी कहीं भी पेड़ कट रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, कहीं भी जीव की हत्या हो रही है तो उसकी रोकना चाहिए। और बड़े सौभाग्यशाली है हम कि हमारे समाज ने इनको रोकने के लिए बहुत सारे बलिदान भी दिए हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज की पूरी दुनिया में बहुत सारा सम्मान भी है। तो सभी की जिम्मेदारी बनती है जी। विकास तो जरूरी है, लेकिन वो ऐसा विकास हो जो सस्टेनेबल हो, यानी सतत विकास होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से विनाश वाला विकास तो कितने साल चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया सर आपने कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो है शिक्षा दी, उसके पचिनों पर चलते हुए कर्मा गोरा और माँ अमृता की विरासत को अपने बीकानेर में भी देखें तो 537 जो है पर्यावरण के जो प्रेमी है उन्होंने अब जो है लगभग 72 घंटे तक अनशन किया था। तो यानी जो पर्यावरण संरक्षण की जो चीज है वो विश्नोई समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग उसमें शामिल हुए सर। और सभी को साथ लेकर के और अपने को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और सर आप मतलब आप आवाम से हर उस व्यक्ति तक आपकी बात पहुंच रही है। आपको तो मैं देखता हूँ कि कई ग्रुप्स में मैं आपको सुनता हूँ, आपकी बात को बहुत तवज्जो दी जाती है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे जिसमें हमारा हरा भरा भारत हो, विकसित भारत हो और जो हमारा सपनों का भारत है वो बने, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, भगवान ने 84 लाख योनियों में मनुष्य को क्यों पैदा किया? मनुष्य को भगवान ने इसलिए पैदा किया कि प्रकृति में कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही हो, जो अनजान अबोल जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो तो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो मनुष्य को भगवान ने इसीलिए पैदा किया था कि हम प्रकृति की थोड़ी बहुत देखभाल करें। लेकिन उल्टा हो गया, मनुष्य ने अपने उपभोक्तावाद के चलते हुए, अपने स्वार्थ के चलते हुए, और यहाँ क्या है कि हमने विकास की एक परिभाषा गलत ले ली है। हमने ये सोच लिया है कि जो जितना अमीर होगा, जितनी हमारी सुविधाएं होगी, जितना हमारे ज़्यादा बिल्डिंगें बनेंगी, उसी को विकास कहेंगे। ये गलत है। अगर वो विकास प्रकृति के दोहन पे हो रहा है तो विकास नहीं है। तो सभी का फ़र्ज़ बनता है, हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है, बिश्नोई के नाते तो हमारा बनता ही बनता है।
और अकेले बिश्नोइयों की तो जनसंख्या बहुत कम है, कोई 20-25 लाख है। अकेले बिश्नोइयों से पूरे ये रुकना बड़ा मुश्किल है। तो सर्व समाज को साथ देना पड़ेगा, हमें भी सर्व समाज का साथ लेना पड़ेगा। बिल्कुल और हमें भी अपनी राजनीति से ऊपर उठकर, हम चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन जब प्रकृति का विनाश हो रहा हो तो हमें एक मंच पे होना चाहिए। बीकानेर वाली वो जो आपने बताया, मैं भी उसमें गया हुआ था, तो बहुत अच्छा वो मैसेज था, दुनिया में बड़ा अच्छा मैसेज गया कि कोई ऐसा समाज है जो अपनी जो जो आंदोलन अपनी मांग के लिए नहीं करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है, वो पेड़ों के लिए कर रहा है, वो जीवों के लिए कर रहा है। तो वो उससे बहुत अच्छा हमारा मैसेज गया और सरकार भी उसके आगे झुकी। सरकार ने भी कहा है कि सख्त कानून बनाए जाएंगे, लेकिन हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हम हर एक बिश्नोई को अपने घर में, अपने आसपास जहाँ भी हम काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हरियाली रखें, सफाई रखें, उससे अपने आप ही मैसेज जाएगा। और कहीं कोई पेड़ की कटाई होती है तो हमें निडर होके हमें उसको रोकना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने तो अपनी जान दे के रोका था, आज के टाइम पे हमें जान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम अपना डर तो ख़त्म करें, हम रोके तो सही, उसके पेड़ को चिपके तो सही, हम सरकार को लिखें, हम अपनी रिट पिटीशन डालें, बहुत सारे तरीके हैं। हमें करना तो पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि सरकार अपने आप करेगी, कोई पर्यावरण करेंगे, ऐसा नहीं है। हर आदमी को, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये पर्यावरण नहीं बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सांस कहाँ से लेंगी, वो हमें गालियां देंगी कि हमारे लिए कैसा आप गंदा पर्यावरण छोड़ के गए हैं। तो हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज से ही हमें करना चाहिए। तभी मैं तो ये रिटायर होने के बाद में मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ और मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि भी पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो सभी इसमें अगर जुट जाएंगे तो सरकार भी मंजूर होगी, सरकार को भी वोट चाहिए। तो हम अगर इकट्ठे हो जाएं, अपनी राजनीति को एक तरफ करके, पार्टीबाजी को एक तरफ करके पर्यावरण के लिए मांग रखेंगे, तो सरकार को भी सुनना पड़ेगा, सरकार भी कानून बनाएगी। हमारे समाज के भी बहुत सारे वकील हैं, उनको भी रिट पिटीशन डालनी चाहिए, केस लड़ने चाहिए। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो हर कोई करेगा तो इसमें सुधार अवश्य हो। बिल्कुल सर, यानी सहकारिता की भावना सर में एक सबके लिए, सब एक के लिए। और आप कह रहे हैं कि यानी कि एक कदम बढ़ाएं, फिर कारवां अपने आप आगे चलता रहेगा। तो आज के बिश्नोई जी हमारे साथ आपने समय दिया और हमारे साथी हैं विजयपाल जी मांझू, ये भी हमारे साथ हैं। तो आर के बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। आपको बहुत धन्यवाद लेगा साहब, आपने इतना समय दिया और